जय हिंद। मेरा अपना चैनल मैथ्स मस्ती पांडे में आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न क्लास 9 है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। इसमें सत्य और असत्य की पहचान करानी है। बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। इसको चेक करना है कि यह सत्य है या असत्य। तो आप ही बताइए कि वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये दोनों संख्याएं मिलती हैं तो क्या बनता है? एक वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या बनती है माने मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो आप भी बताइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? सत्य है कि नहीं है? यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, ठीक है। इसलिए जितना भी अपरिमेय संख्या होगी वह एक वास्तविक संख्या का रूप होगा। बात समझ में आ रहा है? और अपरिमेय भी होगा ना, और ये जितना परिमेय होगा वो एक वास्तविक संख्या का रूप होगा, और जितना अपरिमेय संख्या होगी वो भी क्या होगी? वास्तविक संख्या के रूप होगी। इसलिए यह क्या है? सत्य है। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर बोल रहा है, पहला का दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब यह तो दे दिया कि m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। बोला है कि संख्या रेखा, मान लीजिए कि एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा का इधर एक है, ये 0 1 2 3 4 5 तो है इधर, लेकिन -1 -2 -3 है, ठीक है। बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण m के रूप का होता है। मान लीजिए कि कर्ण m तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें m एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि सब कर्ण m के रूप के हो, जहां m तबे हो जब प्राकृतिक संख्या होगी। ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। तब देखो यहाँ पर कैसे होगा। तो ऐसा बात नहीं है, तो यहाँ से कर्णी m के रूप का नहीं होगा। तो बताइए कर्णी में केवल तो मान लीजिए कि 2 का वर्गमूल होगा, 3 का, 4 का, 1 का, सबका हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला भी तो यह क्या है? एक संख्या रेखा पर दर्शाता है ना, -1 -2 होता है ना। तो -1 -2 यह क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। यह कंडीशन क्या दिया है? गलत दिया है। बात समझ आ रहा है? इसी तरह तीसरा नंबर दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से न मिलकर बना है। तो ये तो केवल यही बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो दिया है इसमें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक में परिमेय भी होगा, तो परिमेय क्या अपरिमेय होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए क्या दिया है? असत्य दिया है। उसका कारण इस तरह लिखेंगे, असत्य। असत्य डाल देंगे, और कारण में पूछेगा तो कारण आप लिख दीजिए कि नहीं, लिख दीजिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या होने के लिए परिमेय और अपरिमेय दोनों चाहिए। ऐसा लिखना है इसका कारण, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक यानी कि एक से प्लस अनंत तक की सभी संख्या कौन सी पूर्णांक होती हैं? धनात्मक। तो वही बोल रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बोल रहे हैं कि अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसा ही है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होगा नहीं, नहीं होगा। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बताइए आप, या तो आप कर्णी में 4 का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? 4 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा? तो 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप ही बताइए। 2 परिमेय संख्या है ना, तो यह एक परिमेय संख्या। लेकिन वो क्या बोल रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, ये तो 4 धनात्मक पूर्णांक है, क्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखे तो अपरिमेय है, ये परिमेय में आया है, तो इसलिए यह कौन सी क्या होगी? और यह क्या होगा? नहीं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? नहीं। नहीं, इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं। और उदाहरण के तौर पर कर्णी में 4 दे सकते हैं। कर्णी में 4 दीजिए, कर्णी में 16 दीजिए। जब दिया है धनात्मक पूर्णांक तो अनंत तक की संख्या है। कर्णी में 64 भी दे सकते हैं, तो वो सब क्या होगी? कर्णी में क्या
कर्णी में 5, कर्णी में 5 को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कर्णी में 5 अपरिमेय आ सकता है, अगर दशमलव पॉइंट में जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टॉप कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्णी में 5 को दर्शाने के लिए कर्णी में 5 को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि उसका वर्ग का योग हो। तो बताइए, कर्णी में 5 को मतलब 5 को ऐसे दो भागों में, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो नहीं हो जाएगा। 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 4, 1 5 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर यदि दर्शाएंगे हम इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, जीरो। क्या मानेंगे, जीरो। और एक एक माप का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये जो मान दिया है, इस मान से यहाँ पर क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 दिया है ना, यहाँ पर 2, ये वर्ग से कोई मतलब नहीं है। वर्ग से क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो नीचे जो दो भागों में तोड़े हैं, उसमें पहला भाग कितना है, 2 है ना, तो 2 माप फैलाएंगे। यहाँ पर पहला माप ये हो जाएगा और दूसरा माप ये हो जाएगा, तो 2 माप को 90 अंश का कोण बनाएंगे। और 90 अंश का कोण इतना फैलाएंगे कि एक माप तक जाए। कितना माप दिया है इसमें, एक माप तक जाए। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से ये मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक 2 दिया है कि नहीं दिया है, 2 मान दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल मान कितना है, 1 है। तो आप ही बताइए, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। यही जो रेखा मिलाएंगे वो उसका मान क्या होगा, कर्णी में 5 होगा। लेकिन ये जो मान जो दिया है, ये इसका मान मान लीजिए कि ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये कितना होगा सी। सी से 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपके पास लांगड़ा प्रकार होना चाहिए और पेंसिल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। लांगड़ा प्रकार से यदि इस पर नोक रखेंगे और यहाँ से एक चाप कटाएंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ से यहाँ तक फैला लेंगे लंगड़ा प्रकार, ठीक है। यहाँ से इस नोक से इस नोक तक क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार फैलाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक चाप काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे फैलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मान कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। तो ये 2 है, 2 है ना, और यहाँ से यहाँ तक टोटल मान हमारा कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 मान हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा, 3 मान हो जाएगा। तो अब यहाँ से टोटल मान, तो ये मतलब संख्या रेखा पर जब बोले कर्णी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा ना 3, 3 हो जाएगा ना। तो 3 मतलब कि 3 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। बस इतना करना है। क्या करना है, इतना ही कर देना, छोड़ देना इतना कर करके। बोला है कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो दर्शाएंगे इसी प्रकार। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से हम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो मान पता है कि 2 और 1, कुछ ऐसी संख्या हो जिसका मान नहीं पता होगा, तब यहाँ से 2 फैलाएंगे और यहाँ से 1 फैलाएंगे, ठीक है। और इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ेंगे, जो मान आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। कर्णी 5 कहीं से है, कोण के वर्ग बराबर कितना होता है, लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग से, ठीक है। और इतना करके दर्शा देना है। थोड़ा इसका फिगर में बड़ा बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक इस तरह रेखा बनाना है, फिर से एक बार समझ लिए, पुनः रेखा बनाना है, और यहाँ से 2 स्थान तक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जब 2 यहाँ से बढ़ाएंगे, इसका मान ए है और इसका मान बी है। जब यहाँ से 2 तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 5 को 2 भागों, ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि उसका वर्ग करेंगे तो उतना आ जाए मान। तब यहाँ से यहाँ तक जो मान होगा वो कितना होगा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कोण का मान कितना आएगा, कर्णी में 5। और यहाँ से लंगड़ा प्रकार का नोक पकड़ के और यहाँ तक पेंसिल करके इस तरह करेंगे ना, तो 1 फैलेगा, इसका नाम डी दे देंगे। क्या दे देंगे, डी। ए बी सी और डी, इस तरह कर्णी में 5 को हम संख्या रेखा पर क्या कर देंगे, दर्शाएंगे, ठीक है ना। आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, लंबा दिया है हिंदी ना, स्किप करो थोड़ा एक बार।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचनाएं। वर्गमूल सर्पिल कैसे बनता है आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वर्गमूल कभी भी आपको एग्जाम में पूछे या कोई पूछ दे तो आप लोगों को बताना है कि वर्गमूल सर्पिल आखिर बनता कैसे है। ये एक टॉपिक है वर्गमूल सर्पिल। तो इसमें दिया है आगे कि कागज की एक बड़ी सीट लीजिए, कागज की एक बड़ी सीट लिए, तो हमारे पास तो बोर्ड है भाई, बोर्ड है, ठीक है, कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट सर्पिल, इसका इंग्लिश होता है, की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई रेखाखंड ओपी खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। मतलब कि जो ये दिया है, ठीक है ना, कैसे बनेगा सर्पिल, ठीक है, क्या बोला है, वर्गमूल सर्पिल कैसे बनेगा। तो देखिए वर्गमूल सर्पिल बनाने का तरीका, सबसे पहले तो एक बिंदु लेंगे, क्या लेंगे, एक बिंदु लेंगे और एक बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी तक एक रेखा खींचेंगे। ठीक, क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर दूरी तक और उसका मान जो होगा, जो रेखा का, वो P1 होगा। क्या होगा, P1। और जो P1 जब रेखा खींच लेंगे तब P1 से P2 की जो दूरी होगी, P1 से P2 की दूरी, यहाँ पर P2 लेकर जाएंगे ना, ऐसे बढ़ाते P1 P3 P4 आगे तक जाएंगे, ठीक है ना। तो P1 से P2 1 सेंटीमीटर, लेकिन P1 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कौन सा कोण बनाएंगे, 90 अंश का। ये कौन सा कोण होगा, 90 अंश का। P1 पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर दूरी तक फैलाएंगे। फिर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा और 90 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, तो ये कर्णी में 2 मान आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, कोण बन जाएगा कि नहीं बनेगा। लंब आधार, लंब आधार होगा तो यहाँ पर कोण होगा कि नहीं होगा, ये कर्णी में 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए, कर्णी में 2। जब यहाँ पर इसका मान कर्णी में 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 90 अंश का। फिर यहाँ से ऐसे P3 खींचेंगे, P3 1 सेंटीमीटर फैलाएंगे और बताइए इसका मान जब कर्णी में 2 है और ये 1 है तो इसका मान कर्णी 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह पूरा सर्किल घुमाएंगे करते करते। फिर इसी तरह यहाँ से एक 90 अंश का कोण जो बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे ना 90 अंश का कोण, एक फैलाएंगे, एक फैलाएंगे तो यहाँ पर P क्या होगा, P4 होगा ना। तब यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। जब ये कर्णी 3 और ये 1 होगा तो ये कर्णी 4 होगा कि नहीं होगा। कर्णी 4 का मतलब क्या, इसको 2 भी लिख सकते हैं। कर्णी 4 का मतलब क्या है, इसको 2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा बताइए, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैलाएंगे, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, बनाएंगे ना। 90 अंश का कोण जब बनेगा तो एक फैलाएंगे यहाँ पर भी, इसका मान P5 होगा, होगा ना। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा कर्णी में, ये हो जाएगा कर्णी में 4 यानी 2 होगा और ये, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 1 5, कर्णी 5 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कर्णी में 5। इसी तरह पूरा सर्किल को क्या करेंगे, पूरा सर्किल को इसी तरह पूरा फैला करके यहां तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ने आगे इतना फैलाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग खुद फैला लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।